हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिकंदर के बारे में। वो टॉपिक जो हर कोई जानना चाहता है, सिकंदर महान क्यों हुआ। सिकंदर ऐसा नेता जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वो जिस देश को देख लेता था उस देश को जीत लेना चाहता था। उसके बारे में हर कोई जानने के लिए इच्छुक है। हर एक सैनिक अपने आप को सिकंदर की तरह देखना चाहता है, अपने आप को सिकंदर की तरह बनाना चाहता है। तो चलिए आज देखते हैं, सिकंदर के बारे में जानते हैं कि वो कैसे पश्चिम से पूर्व तक की यात्रा उसने तय करी और कैसे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो चलिए देखते हैं पूरा स्टोरी। सबसे पहले हम जानेंगे उन सारे फैक्ट्स को जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम पहले पीटी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, फिर उसके बाद पूरा समझेंगे। तो भारत पर सबसे पहले देखेंगे कि विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए हैं अभी तक में। सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो हखामनी साम्राज्य का हुआ, या ईरानी या फारसी कहा जाता है। हखामनी को ईरानी या फारसी साम्राज्य भी कहा जाता है, जो हमारे इंडिया पे आक्रमण करते हैं सबसे पहली बार। हखामनी साम्राज्य की स्थापना जो करते हैं वो साइरस द्वितीय होते हैं। साइरस द्वितीय भी भारत पर आक्रमण तो करते हैं लेकिन वो असफल रहते हैं, भारत में उनकी आगमन नहीं हो पाती। और जो डेरियस प्रथम है, जो दारा प्रथम है, वो हमारे इंडिया में प्रवेश कर पाते हैं। भारत पर आक्रमण कर सकने वाले जो सफल आक्रमणकारी जो रहते हैं, ईरानी आक्रमणकारी, वो दारा प्रथम या डेरियस कहा जाता है उन्हें। और इस हखामनी साम्राज्य का अंत जो है वो सिकंदर महान के द्वारा किया जाता है। यूनानी शासक जो सिकंदर महान है, वो जब इनसे भिड़ते हैं तो फिर इनका पूरा खात्मा कर देते हैं। हखामनी साम्राज्य का अंत हो जाता है और फिर दूसरे जो यूनानी शासक आते हैं, यूनानी साम्राज्य का जो विस्तार होता है, भारत में आगमन होता है, वो दूसरे विदेशी आक्रमण होता है। और उसके बाद हिंद यूनानी आते हैं, हिंद यूनानी के बाद शक, और शक के बाद पल्लव, और पल्लव के बाद कुषाण आक्रमणकारी हमारे इंडिया में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार हम आज के वीडियो में इन दो पे फोकस करेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है अभी के टाइम में, हम एंसेंट हिस्ट्री को जान रहे हैं। तो मौर्य काल के पूर्व जो विदेशी आक्रमण हुए वो कौन कौन से हुए। तो मौर्य काल से पूर्व ईरानी आक्रमण हुए, यूनानी आक्रमण हुए। तो ईरानी आक्रमण में जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे असफल आक्रमण जो किया था वो साइरस द्वितीय, और सफल आक्रमणकारी दारा प्रथम होता है, डेरियस प्रथम ईरानी आक्रमणकारी में। यूनानी शासक जो सिकंदर होते हैं, सिकंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे इंडिया में प्रवेश करते हैं आक्रमणकारी जो हमारे भारत को जीतना चाहते हैं लेकिन वो जीत नहीं पाते, वापस हो जाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि हमारे इंडिया में प्रवेश कैसे करते हैं विदेशी आक्रमणकारी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। इंडिया का मैप के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे वो प्रवेश करते हैं। तो इंडिया का मैप में हम देखेंगे फटाफट। इंडिया के मैप में आप देखेंगे कि ये समुद्री स्थल है, ये वाला जो क्षेत्र है ये समुद्री स्थल है, और ऊपर का यहाँ से यहाँ तक का पूरा भाग जो है स्थलीय भाग है। ठीक है, इस समुद्री भाग से उस समय जो 326 ईसा पूर्व या उससे पहले का बात हो रहा है, तो उस समय के जो टाइम पीरियड में जहाज़ों का इतना विकास नहीं हो पाया था, वो समुद्र को पार नहीं कर सकते थे, इसलिए इस मार्ग से प्रवेश कर पाना तो संभव नहीं था। तो संभव कैसे था? स्थल मार्ग से सबसे इजी प्रवेश इस मार्ग के द्वारा, पश्चिम से पूर्व की तरफ जब वो यूनानी आक्रमण हुआ तो इस मार्ग के द्वारा, स्थल के मार्ग के द्वारा वो प्रवेश किए। तो जो हमारे सिकंदर हैं, सिकंदर
यहाँ से प्रवेश करते हैं और हमारे इंडिया में प्रवेश करते हैं, जिनकी लड़ाई सबसे भयंकर जो मानी जाती है वो पोरस के द्वारा होती है। लेकिन सिकंदर जीत कर भी हार जाता है और हमारे इंडिया को जीत नहीं पाता है। तो चलिए देखते हैं सिकंदर के बारे में स्टोरी, थोड़ा समझते हैं। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में होता है मेसोडोनिया में, मकदूनिया में। ठीक है, इनके पिता होते हैं फिलिप, गुरु इनके अरस्तु होते हैं। अरस्तु के नक्शे कदम पे चल करके ही वो पूरे विश्व को जीतना चाहते थे। भारत पर आक्रमण ये करते हैं 326 बीसी में। और उस समय जो भारत पे आक्रमण करते हैं तो भारत में जो मगध साम्राज्य में जो जिनका शासन था वो कौन थे? घनानंद। घनानंद के शासन काल में भारत पे आक्रमण होता है। इनके सेनापति होते हैं सैल्यूकस निकेटर। 19 माह तक भारत में ये रहते हैं, आक्रमण करते हैं और बहुत सारे जगहों को जीत करके वो फिर वापस लौट जाते हैं। जल सेनापति जो होते हैं निरयाकस, ये जल के माध्यम से भी प्रवेश करना चाहते हैं। कुछ सैनिकों को स्थल मार्ग से भेजते हैं और कुछ सैनिकों को जल मार्ग से। तो जल मार्ग से भेजने के क्रम में उन्होंने सेनापति को जो नियुक्त किया था वो सेनापति थे निरयाकश। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो भारत में आगमन के पश्चात उनका होता है उसे कहा जाता है हाइडेस्पीज या झेलम। पोरस जानता था कि हम सिकंदर से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन पोरस एक नीति के तहत वो आगे बढ़ना चाह रहा था कि अगर वो झेलम नदी को पार करता है तो पार करते हुए वो जब पार करने के दौरान मैं उसे मार गिराऊंगा। लेकिन वो झेलम नदी को पार करके नहीं, वो बहुत घूम करके वो फिर आ जाता है और जब दोनों के बीच में युद्ध होता है तो फिर पोरस की यहाँ पे हार होती है। सिकंदर और पोरस के मध्य में पंजाब के पुरु के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य हाइडेस्पीज जिसे बोला जाता है या झेलम वितस्ता का युद्ध होता है, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, सिकंदर ने इन्हें सम्मान किया था पोरस को और बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। बहुत लोग मारे गए थे इसमें और बहुत उनके सैनिक थक भी गए थे बाद में। और फिर उसके बाद व्यास नदी के जब सिकंदर आगे बढ़ रहा था तो व्यास नदी के बाद वो सिकंदर वापस लौट गया, क्योंकि सारे सैनिक थक चुके थे, बहुत घायल हो चुके थे। हाइडेस्पीज का जो युद्ध हुआ था उसमें भी बहुत सारे सैनिक हार चुके थे और बहुत घायल हो चुके थे। वो लोग व्यास नदी को पार नहीं करना चाहते थे और उसके पश्चात सिकंदर लौट जाता है। और सिकंदर के बारे में एक चीज है कि नवीन शहरों का निर्माण करता है भारत के अंदर। सिकंदरिया, बऊ केफला, घोड़े के नाम पर ये रखता है सिकंदरिया और बऊ केफला उनका घोड़ा का नाम था, जिसके नाम पर नवीन शहरों का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको ध्यान में रखना है। साम्राज्य को 4 भागों में इसने बांटा और मृत्यु इनकी होती है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन इराक में जाकर के इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में। तो इस प्रकार इनका पूरा एम्पायर था, किंगडम जो था सिकंदर महान का, न्यू बेबीलोनियन एम्पायर था। तो इस प्रकार ये इंडिया में प्रवेश करते हैं और जीत कर भी हार जाते हैं। तो सिकंदर महान इंडिया में प्रवेश तो कर पाता है लेकिन हमारे भारत को जीत नहीं पाता है और फिर वो वापस लौट जाता है अपने सेनापति को, अपने जीते हुए साम्राज्य को दे करके वो फिर वापस लौटता है और जाके बेबीलोनियन में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इसके ऊपर जो एमसीक्यूज हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं उस पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था?
ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुरवास जिसे राजा पोरस कहा जाता है, धनानंद कौन होते हैं? धनानंद तो मगध साम्राज्य के उस समय शासक रहते हैं। धनानंद, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सिकंदर महान जब भारत में आक्रमण करता है, भारत में आता है, तो उस समय मगध साम्राज्य के शासक कौन होते हैं, किस वंश का शासक होता है? तो धनानंद उस समय शासक होते हैं। और राजा पोरस के साथ उनकी युद्ध होती है, कौन सी? हाइडेस्पीच की युद्ध, जो मुख्य प्रतिद्वंदी होते हैं भारत में सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु कहाँ होती है? बेबीलोन में, पर्सेपोलिस में, मकदूनिया या सीरिया में? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसको आपको ध्यान में रखना है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आपको उतना ज़्यादा सॉल्यूशन मिलता जाएगा, आपको एक तरीका डेवलप होता जाएगा कि कैसे आपको आंसर छोड़ना है और कैसे आंसर को करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं मेंस में कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में लगभग शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सिकंदर के भारत पर आक्रमण के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। दूसरा है पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। तीसरा है सिकंदर के भारत पर आक्रमण का भारतीय राजनीति और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। चौथा है सिकंदर के भारत आगमन की ऐतिहासिक महत्ता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये मेंस की तैयारी करनी है। एग्ज़ाम के बाद, पीटी एग्ज़ाम के बाद आपको मेंस में लगना है। और अगर जो इस बार पीटी नहीं दे रहे हैं तो वो अभी से लिखने का प्रयास करें। वो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिटन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा उनकी तैयारी मजबूत होती चलेगी। तो इसलिए आप स्कोर अच्छा करना है तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस यही सॉल्यूशन है आपके एग्ज़ाम में पास होने का। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा रिवीजन करें, पढ़ाई तो करें, नए चीज़ों को पढ़ें, लेकिन पढ़ने के साथ रिवीजन भी ज़रूर करें। 3 से 4 बार, 5 बार रिवीजन आप करते चलेंगे ताकि आपके दिमाग में एग्ज़ाम के समय वो सब बना रहे। नहीं तो एग्ज़ाम में जा कर के आप भूल जाएंगे। इसलिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।